वेयर हाउसिंग सेक्टर में बम्पर डिमांड के चलते बन रही संभावनाएं। नरॉक की रिपोर्ट का दावा, अगले 3 साल में 223 मिलियन वर्ग फीट वेयर हाउसिंग मांग के लिए 30,000 करोड़ से अधिक की रकम की होगी जरूरत। देश के टॉप 7 शहरों में ग्रेड ए वेयर हाउसिंग में लगातार बढ़ रही सालाना ग्रोथ। एमएमआर और पुणे में वेयर हाउसिंग की सबसे अधिक मांग और किराया भी सबसे ज्यादा। जुलाई से सितंबर के बीच टॉप 7 शहरों में एमएमआर में दर्ज हुई सबसे अधिक घरों की बिक्री। तिमाही आधार पर 2%, तो वहीं सालाना आधार पर 26% बढ़ी घरों की बिक्री। एमएमआर रीजन में कुल बिक्री के 72% घर मुंबई में बिके, तो वहीं नवी मुंबई का हिस्सा 16% और ठाणे में बिक्री का 12% हिस्सा। यूपी रेरा की निगरानी में पूरा होने वाला पहला प्रोजेक्ट बना जेपी कैलिप्सो कोर्ट। प्रोजेक्ट के अंतिम 2 टावर 11 और 12 के 156 यूनिट्स को मिला नोएडा अथॉरिटी से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। कैलिप्सो कोर्ट के 4 टावर्स को यूपी रेरा ने रेरा एक्ट के सेक्शन 8 के तहत जुलाई 2020 में किया था टेक ओवर। फिलहाल होम बायर्स को योजना के मुताबिक मिलेगा पोजीशन। 2030 तक 25%, तो वहीं 2050 तक 100% कार्बन मुक्त होने के लिए रियल्टी डेवलपर संगठन क्रेडाई का लक्ष्य। छोटे शहरों में प्रोजेक्ट की आसान फंडिंग के लिए एचडीएफसी कैपिटल और क्रेडाई ने किया 25,000 करोड़ का ऐलान। तो वहीं वेंचर कैटलिस्ट और न्यूमॉन के साथ मिलकर क्रेडाई रियल एस्टेट से जुड़े स्टार्टअप में करेगा $100 मिलियन का निवेश। क्रेडाई नेटकॉन 2022 में किया गया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस का ये खास एपिसोड और हम हैं यूएई में, अबू धाबी में। नेटकॉन जारी है। नेटकॉन 2022 का आगाज हो गया और इस नेटकॉन में क्या कुछ होने वाला है, पूरी खबर, पल पल की खबर आपको बताएंगे कि क्या कॉन्फ्रेंसेज होने वाली हैं, क्या दिक्कतों पर बात होने वाली, किन अपॉर्चुनिटीज़ पर बात होने वाली है। तो इस बार के नेटकॉन 2022 में क्या कुछ खास होने वाला है, पूरी खबर की बात करेंगे इस आधे घंटे के एपिसोड में। रियल एस्टेट सेक्टर विकास को परिभाषित करने का सबसे सटीक जरिया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि भारतीय रियल एस्टेट का आकार 2030 तक $1 ट्रिलियन का हो सकता है और 2025 तक इस क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में 13% का योगदान होगा। जाहिर है, संभावनाएं हैं तो कुछ चुनौतियां भी होंगी। रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ का पहिया अपनी तेज रफ्तार से चलता रहे, इसके लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स, वित्तीय संस्थान और इस सेक्टर से जुड़े तमाम पहलुओं का एक साथ मंथन जरूरी है। लिहाजा 2 साल के लंबे इंतजार के बाद देश के रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन कॉन्फेडरेशन और रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन यानी क्रेडाई ने अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस नेटकॉन इस बार यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित की। यह है क्रेडाई नेटकॉन 2022 जो 2 साल बाद हो रहा है। ये एक सालाना कॉन्फ्रेंस है जहां पर देश भर के सारे डेवलपर्स इकट्ठे होते हैं, एक्सपर्ट्स इकट्ठे होते हैं, फाइनेंस के लोग इकट्ठे होते हैं और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बेहतर बनाने से जो भी लोग जुड़े होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे में डिस्कशन होता है, बातचीत होती है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो दिक्कतें हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, रियल एस्टेट को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ बेहतर कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इन पर मंथन होता है, तमाम कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो ये 3 दिन होते हैं और 3 दिन में लगातार ये कॉन्फ्रेंसेस जारी हैं। और अब हम इस पूरी कॉन्फ्रेंस में तमाम एक्सपर्ट से बात करेंगे, तमाम लीडर्स से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्रेंस में, इस नेटकॉन में इस बार की थीम क्या है और इस बार क्या कुछ विजन लेकर डेवलपर्स यहां पर आए। कोरोना के बाद से दुनिया में सभी बिजनेस मॉडल अब बदल चुके हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग समेत पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को अब प्रमुखता से लिया जाता है। प्रदूषण में भी रियल एस्टेट सेक्टर बड़ा हिस्सेदार है। एनसीआर में तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते हर साल निर्माण कार्यों को बंद करना पड़ता है। इसी का असर क्रेडाई नेटकॉन 2022 में भी नजर आया। इस बार 3 दिन तक चले नेटकॉन में मेन फोकस रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ रहे कार्बन फुटप्रिंट पर लगाम कसने के लिए गोल सेट किया गया। नेटकॉन में क्रेडाई से जुड़े 13,000 से अधिक डेवलपर्स ने भारतीय रियल एस्टेट में 2030 तक 25% और 2050 तक 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य तय किया है। क्रेडाई का इस बार का जो थीम है वो है 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल होगा सर? होगा, अगर वो जिद मन में ठान ली तो होगा, और वो जिद मन में
ठान लेने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आज आप सुबह बताया कि बराक ओबामा का जो स्टेटमेंट JLL के हेड ने बताया कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन हु इज़ फेसिंग द म्यूज़िक ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड वी आर द लास्ट जनरेशन हु कैन करेक्ट इट। तो हमारे ऊपर वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे परदादाओं ने जो रखा है उसका हम सर्वनाश नहीं कर सकते और हमारे आने वाले जनरेशन्स को हम खाई में नहीं लौट सकते। और वो हो सकता है क्योंकि रियल इस्टेट उसमें बहुत बड़ा इंडस्ट्री और रियल इस्टेट वो दो ही ऐसी सेक्टर्स है जो इसमें बहुत बड़े पैमाने में मदद कर सकते हैं। और हमने जैसे कल प्रेसिडेंट साहब ने बोला है 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल तक चले गए। तो कार्बन न्यूट्रल तक चलने के लिए हमें क्या चाहिए? गार्बेज पे ध्यान देना चाहिए, रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज होना चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए क्योंकि मीथेन गैस इमिशन वहाँ पे बहुत बड़ी पैमाने से होती है। ग्रीनरी क्रिएट करना चाहिए। वाटर का पानी का यूज़ जो वापर है, जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो कम पानी में भी हो सकता है जी। अभी आप देखें 170 लीटर पर कैपिटा 170 लीटर पानी पर कैपिटा में क्या होता है? करेक्ट, बहुत बड़ा होता है। जो आप अगर ग्रामीण इलाके में अगर में जाइए तो उसको इतना पानी नहीं, वो एक बाल्टी में पूरा संभाल लेता है। सर इसके लिए डेवलपर्स को आपको अपना आदर्श बनाना पड़ेगा तभी पॉसिबल हो पाएगा, इससे पॉसिबल नहीं होगा। बेसिक स्ट्रेटजी क्या होगी स्टेप बाय स्टेप और गवर्नमेंट इसमें किस तरह से रोल निभाएगी? देखो, आप पहले वाटरिंग मीटर जो है ना वो प्रीपेड वाटर मीटर सिस्टम भी आई है जहाँ पे आप रिचार्ज करो, जितना यूज़ करे उतना पैसा भरो तो लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। जिसका पैसा पहले भरना पड़ता है ना वहाँ पे हम लोग बहुत ये लेते हैं। पावर का यूज़ हम कैसा ये कर सकते हैं, सोलर पावर रूफटॉप कैसा यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें अगर हमने करने की शुरुआत की तो सस्टेनेबिलिटी के लिए हम एक एक कदम आगे जा सकते हैं। गवर्नमेंट कैसे इसमें सपोर्ट करेगी, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? गवर्नमेंट ने पावर रूफटॉप पावर में जो है वो नेट मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट अक्रॉस द कंट्री लाना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। आई मीन वो ग्रीन क्रेडिट या ये ब्राउन टैक्स अगर आप नहीं करेंगे तो आप टैक्स भरिए, आप करेंगे तो आपको क्रेडिट दे। काफ़ी सिटीज़ में हुआ है। अगर आप पुणे में आए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपको टैक्सेस में कटौती देती है कि अगर आप गार्बेज डिस्पोजल करते हैं या वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, ये हर जगह होना चाहिए। तो एक कैसा है कि कैरेट एंड स्टिक दोनों का वापर चाहिए। सिर्फ आप स्टिक लेंगे तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ कैरेट देंगे तो भी नहीं चलेगा। तो अगर आप नहीं करेंगे तो ये होगा, करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। ये अगर सिस्टम आए तो सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत बन रहे PMAY प्रोजेक्ट्स में बिल्डर और घर खरीदारों का मनोबल बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ तो दे दिए जाते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट पर्यावरण अनुकूल भी हो इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिखाई देता। जाहिर है अफोर्डेबल हाउसिंग में डेवलपर्स का कम मार्जिन होता है। ऐसे में बिना सरकारी मदद के ग्रीन प्रोजेक्ट बनाने को लेकर बिल्डर लागत पर और बोझ नहीं बढ़ाएंगे। भारत में अल्ट्रा लग्जरी या लग्जरी हाउसिंग में ग्रीन और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बन जाते हैं जिनका कुल भारतीय हाउसिंग मार्केट में करीब 12 से 15% हिस्सा है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि 26% हिस्सेदार मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और सबसे बड़े 63% हिस्सेदारी वाले अफोर्डेबल हाउसिंग में कैसे पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिले। सर इस बार की थीम में ये कहा गया है कि 2050 तक जीरो एमिशन करेंगे, रियल एस्टेट में ग्रीन प्रोजेक्ट बनेंगे, ग्रीन बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट का बेस है वो मास हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग में ही है। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में तो हम देख लेते हैं IGBC रेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, प्लेटिनम प्रोजेक्ट होते हैं और उनमें काम हो भी रहा है, नो डाउट। लेकिन बड़े स्तर पर तो मास हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग हो रही है और वहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है, उसको हम कैसे करेंगे? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। इसके अंदर इसके भाई अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर हम जीरो कार्बन क्रेडिट या सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आएँ, क्योंकि डेफिनेटली जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ऊपर जाती है। एंड अगर अफोर्डेबल हाउसिंग देखें तो उसके अंदर कैपिटल कॉस्ट जो सेल प्राइस होती है वो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो ये एक बहुत डाइकोटमी है कि एक तरफ पे हम बोल रहे हैं कि हम जीरो कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं 2050 तक, दूसरी साइड पे हम बोल रहे हैं कॉस्ट बहुत बड़ी बात है एंड कैपिटल कॉस्ट जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेनेबल अगर लेके आना है आपको कॉस्ट ज़रूर ऊपर जाएगी शुरू में। बट अब हम देख रहे हैं बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, जैसे आप देखें महिंद्रा है या टाटाज हैं, ये जो अब रेजिडेंशियल कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट डाल रहे हैं बट ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कंज्यूमर को कि आपका रोज़ का जो बिल होगा, जो मेंटेनेंस का होगा वो कम आ जाएगा।
एंड उन्होंने दिखाया भी है अपनी डेवलपमेंट्स के अंदर। तो कंज्यूमर जो है वो बहुत अवेयर हो रहा है कि ठीक है, मेरे को शुरू में थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सस्टेनेबल लेके आनी है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट कम आ जाती है सस्टेनेबल से, मेरा ये बेनिफिट होने वाला है। एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा सर कि यूएई का जो रियल एस्टेट है वो रियल एस्टेट अपने आप में एक अलग तरह का है। इंडिया से जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज तमाम डेवलपर्स यूएई में हैं। हम रिटर्न की आरओआई की बात करें तो हम यहाँ 7% रेंटल यील्ड देख रहे हैं, इंडिया में इतना नहीं है। कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है, इंडिया में शायद वो नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है ताकि जो इंडियन इन्वेस्टर है वो यहाँ आने के बजाय, क्योंकि यहाँ पर भी सबसे बड़े इन्वेस्टर इंडियन ही है, वो हम कैसे शिफ्ट कर पाएँ इंडिया में, क्या कुछ हमें बदलाव करने की ज़रूरत है? देखो, बहुत अच्छा ये है कि यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे यूएई है, ये भी इंडिया से सीखता है बिकॉज इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत डीप है, बहुत रबस्ट है। सो इनको भी बहुत सीखने को मिलता है। सिमिलरली इंडिया को भी बहुत सीखने को मिलता है ऑन द रियल एस्टेट साइड। यूएई में आप देखिए क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग्स कैसी हैं, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस कैसी हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, क्वालिटी ऑफ फिनिशेस पर्टिकुलरली आप देखिए तो बहुत बड़ा है। तो बहुत सारी लर्निंग है उसके अंदर इंडियन डेवलपर्स को भी। जहाँ तक इन्वेस्टर का इंटेंट रहता है, इन्वेस्टर जो आ रहा है यहाँ पे वो दो प्रकार का इंडियन है। एक इंडियन जो यहीं पे काम करता है, तो यस इट इज़ ट्रू कि इंडियन एक लार्ज बायर है, पर वो इंडियन है वो यहीं पे काम करता है, तो वो अपने घर के लिए ले रहा है या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है, पर वो ऑलरेडी यहाँ पे है। दूसरा इंडियन है ऐसा है जो इंडिया से यहाँ पे आके ले रहा है, बट वो थोड़ा सा डी रिस्क कर रहा है टू से कि मेरा एक थोड़ा सा डी रिस्क होए, इंटरनेशनली मेरे पास एक रियल एस्टेट होए। ये डेफिनेटली है कि इसके जो रिटर्न्स है बहुत अच्छी है। डॉलर टर्म में 6 से 7% आपको यूएई के अंदर मिलता है, बट जो रबस्टनेस इंडियन रियल एस्टेट के अंदर है और जो डेप्थ रियल एस्टेट के अंदर है और जो साइकिल्स को वेयर करने की, मतलब साइकिल्स को निभाने की जो एबिलिटी इंडिया के अंदर है, वो परहैप्स यूएई के अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है साइकिल्स को पूरा निभाने की। भारत में एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट को निवेश के तौर पर भी देखता है, लेकिन भारतीय शहरों के मुकाबले दुबई या अबू धाबी में हाउसिंग प्रॉपर्टी में कम टैक्स, बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड मिलती है, जिसकी वजह से एक बड़ा तबका इन देशों में अपना निवेश बढ़ा रहा है। यूएई में नए वीजा नियम आने के बाद ये निवेश और बढ़ने की उम्मीद है। यूएई ग्लोबली लार्जेस्ट इनफ्लो बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। यूएई में करीब 80% विदेशी रहते हैं और 80% विदेशी में भी जो टॉप 3 लोग हैं, जो 3 देशों के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उनमें से भारतीय भी हैं। 16% हाउसिंग का जो बिक्री है वो भारतीय करते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे इस बार इस एपिसोड में, क्योंकि ये खास एपिसोड है नेटकॉन 2022 का। भारतीय रियल एस्टेट में किसी न किसी कारण से करीब 4.5 लाख करोड़ की रकम के 5 लाख से अधिक घर अटके हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या उन प्रोजेक्ट्स की है जो फंड की किल्लत से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें लास्ट माइल फंडिंग भी नहीं मिल पा रही है। ये समस्या इतनी विकराल थी कि भारत सरकार को अटके प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए नवंबर 2019 में एआईएफ फंड के तौर पर 10,000 करोड़ का विशेष फंड का ऐलान करना पड़ा, जिसे बाद में बढ़ाकर 25,000 करोड़ किया गया। इस बार नेटकॉन में भी फंडिंग पर बड़ा फोकस दिखाई दिया। क्रेडाई ने एचडीएफसी कैपिटल के साथ $3 बिलियन के फंड का ऐलान किया, जिसे टियर 2 और टियर 3 शहरों में बन रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाए। बार 2 साल बाद नेटकॉन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर जिज्ञासाएं भी बहुत हैं, आशाएं भी बहुत हैं, और लोग जानना और समझना भी चाहते हैं कि फ्यूचर रियल एस्टेट का अब कैसा होने वाला है, क्योंकि 2 साल पहले जो रियल एस्टेट था वो अब नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारे साथ क्रेडाई के प्रेसिडेंट हैं हर्षवर्धन पटौदिया सर। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू। अभी भी फंड के इशू हैं, प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं। एचडीएफसी ने जो अनाउंसमेंट की है फंड की, वो तो पहुंचेगा आने वाले समय में, लेकिन क्या स्ट्रेटजी, क्या तैयारी होगी, कैसे पहुंचेगा डेवलपर्स पे, फिल्ट्रेशन कैसे होगा? क्योंकि अभी भी जो हमने 5, 7, 8 साल पहले देखा कि फंड का फ्लो बहुत अच्छा था, फंड पहुंचा भी, लेकिन प्रोजेक्ट स्टक हो गए, पूरे ही नहीं हुए। तो ये सब दोबारा क्या हम उस स्थिति में तो नहीं पहुंचने वाले हैं?
देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हर स्टेट में हर सिटी में रेरा आ गया है। तो रेरा आने के बाद द फंड मूवमेंट और फंड का यूज़ काफ़ी काइंड ऑफ रेजिमेंटेड, रेगुलेटेड, कंट्रोल हो गया है। तो अब जिसका भी फंड हो, बैंक का फंड हो, तो बैंक का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अगर कस्टमर का फंड प्रोटेक्टेड है, सेल का फंड प्रोटेक्टेड है, तब हम भी कॉन्फिडेंटली लेंड करेंगे। और इतना इजी नहीं है कि अब बिना प्रोजेक्ट आप किए फंड डाइवर्ट हो गया या काम नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। और इसके कारण कस्टमर कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया है। और सेकेंडली क्या है कि जो आप बोलते हैं फंड पहुंचने वाली बात, HDFC क्रेडाई का यही अप्रोच रहेगा कि एज वी हैव सो मेनी मेंबर्स इन डिफरेंट टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़, तो हम लास्ट माइल इंटरफेस बनेंगे फॉर HDFC काइंड ऑफ कंपनीज, सो दैट वी कैन गेट दिस कनेक्ट डन विथ ऑल द डेवलपर्स एंड दी लेंडर। और उसके कारण क्या होगा, सबको उनका भी को कस्टमर मिलेगा और कस्टमर को एक फाइनेंशियल मिलेगा। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। बाकी ड्यू डिलिजेंस प्रोजेक्ट में क्या है नहीं है वो बैंकर देखेगा और इंडिविजुअल डेवलपर देखेगा। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटेशन एंड प्लेटफॉर्म कि एक इंटरफेस बन के हम कैसे दोनों को हेल्प कर सकते हैं। एक और बात सर हमने देखी कि अफोर्डेबल हाउसिंग पिछले 2014 के बाद से काफ़ी तेज़ी से वो चर्चा में रहा। गवर्नमेंट ने उसमें तमाम सब्सिडीज़ भी दी, जिसका फ़ायदा भी हमें दिखाई दिया कि सबसे ज़्यादा सेल हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में ही देखी। 2022 तक सबको घर देने की बात की गई थी, लेकिन शायद वो पूरा नहीं हुआ और वो स्कीम भी बंद कर दी गई, जिसे बाद में फिर शुरू किया गया। वो एक अलग बात है। अफोर्डेबल जो हाउसिंग है उसकी बेसिक परिभाषा क्या है? क्योंकि जब हम बॉम्बे में रहते हैं तो हम 1.5 करोड़ के घर को भी अफोर्डेबल मानते हैं, जब हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में हमारे पास 70 लाख का घर भी अफोर्डेबल है, लेकिन गवर्नमेंट की परिभाषा है 45 लाख रुपए। तो टियर 1 मेट्रो सिटीज़ से लेकर टियर 3 सिटीज़ तक एक्चुअल परिभाषा क्या है? एक्चुअली ये है रिलेटिव। हर सिटी में लैंड प्राइस और ये सिर्फ अलग है। सो हर सिटी में अफोर्डेबल रिलेटिव फैक्टर है। बॉम्बे का 1.5 करोड़ और दिल्ली का 75 लाख, कलकत्ता में 40 लाख या 50 लाख, ये बहुत रिलेटिव है। वहाँ का इनकम भी अलग है। तो आज बॉम्बे में जो आदमी कमा रहा है उसका और जो भुवनेश्वर में कमा रहा है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। सो आई थिंक दिस होल प्रोसेस हैज़ टू बी रिलेटिव और अल्टीमेटली एरिया बेस्ड ही होना पड़ेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग 2 बेडरूम का एक डेफिनेशन है, 48 स्क्वायर मीटर का, 3 बेडरूम का 60 स्क्वायर मीटर। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन फॉर एवरी सिटी। और फिर प्राइस डिटरमाइन होगा सिटी के लोकल कंडीशंस के कारण। तो अल्टीमेटली दिस हैज़ टू बी सिंक्रोनाइज इन ओनली आई थिंक एरिया, क्योंकि अगर आप अफोर्डेबल की बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एरिया तो रहेगी ना। चाहे 2 बेडरूम के लिए अगर 500 स्क्वायर फीट, 600 550 स्क्वायर फीट कारपेट नहीं रहेगा तो आप रह कैसे सकते हैं? क्रेडाई नेटकॉन में रियल एस्टेट सेक्टर की चुनौतियों पर बात हुई तो वहीं नई संभावनाओं पर भी मंथन हुआ। कोरोना के चलते हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी ने बड़ा रोल निभाया। इसी का नतीजा रहा कि क्रेडाई नेटकॉन में भी क्रेडाई, कैपिटल मार्केट कंपनी वेंचर कैटलिस्ट और नियोवॉन के साथ मिलकर $100 मिलियन का फंड सेटअप किया गया। स्पायर वीसी प्रॉपटेक फंड के नाम से सुनिश्चित की गई ये रकम अगले कुछ वर्षों में नए स्टार्टअप में निवेश की जाएगी। इसके अलावा वेयर हाउसिंग सेक्टर में बम्पर संभावनाओं को तलाशा गया। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनारॉक के मुताबिक भारत में अगले 3 साल में 223 मिलियन वर्ग फीट वेयर हाउसिंग डिमांड को पूरा करने के लिए $3.8 बिलियन के फंड की आवश्यकता पड़ेगी। नेटकॉन 2022 जारी है और नेटकॉन में बात हो रही है रियल एस्टेट के चैलेंजेस की, अपॉर्चुनिटीज़ की, नए ट्रेंड्स की और बहुत सारी बातें हो रही हैं। और इन्हीं बातों पर मजबूती के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बमन ईरानी सर, प्रेसिडेंट इलेक्ट क्रेडाई। बमन सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला और बुनियादी सवाल, काफ़ी हमने इवेंट्स देखे, इस बार 2 साल बाद तमाम देश के डेवलपर्स जुटे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, तमाम कॉन्फ्रेंसेज हो रही है। अब एक नई दिशा दिख रही है रियल एस्टेट की। प्रॉपटेक की बात हो रही है, वेयर हाउसिंग की बात हो रही है। अभी रिसेंटली आपने वेयर हाउसिंग पे एक रिपोर्ट लॉन्च किया, तो सबसे पहले वेयर हाउसिंग पे ही बात करते हैं। कैसा फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, लोगों की ऑनलाइन बाइंग की जो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है हमारे देश में, आई अंडरस्टैंड कि अभी तक वो लोअर सिंगल डिजिट में है। हर एक परसेंटेज उसका जो बढ़ते जाएगा, उससे वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाने वाली है। और हमारे मुंबई के आसपास पहले भिवंडी में काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड हुआ करता था, नाउ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउसिंग चालू हो गई है। और इसी तरह से आप देखिए पूना में या हैदराबाद में या चेन्नई में या बेंगलोर में, हर जगह में वेयर हाउसिंग की शुरुआत हो गई है। अभी देयर आर इन सिटी वेयर हाउसेज एंड एक्सटर्नल वेयर, अभी तो सिर्फ एक्सटर्नल वेयर हाउसेज बन रहे हैं। जिस दिन इन सिटी के वेयर हाउसेज चालू हो जाएंगे, उससे भी रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाएगी। बट अगर हम थोड़ा भी ऐसा सोचें कि यूएस की पॉपुलेशन जो है वो हमसे 4 गुना कम है, बट द बिजनेस इज़ आई थिंक प्लेंटी ऑफ टाइम्स लार्जर।
और यहाँ पे जितनी उनकी कंपनीज है वो सब आई हुई हैं. दे ऑल वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस और इसमें बहुत ग्रोथ दिखता है. सर प्रॉपर्टी कंपनियों का बहुत बड़ा रोल इन बीच बढ़ा है कोविड टाइम में रियल एस्टेट में. प्रॉपर्टी कंपनियों का आप फ्यूचर क्या देख? मेरा ये मानना है कि अभी तक रियल एस्टेट में कोई बड़ा चेंज आया नहीं है. डिसरप्टिव चेंज जिसको कहते हैं वो अभी तक आई नहीं है. ये आने वाली है ज़रूर और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आएगी. तो मैं जब भी किसी यंग आदमी से बात करता हूँ मैं सिर्फ यही पूछता हूँ, यंग पीढ़ी से बात करता हूँ मैं यही पूछता हूँ कि आप बताओ डिसरप्शन कहाँ से आएगा. तो आपने देखा है जिस तरह से ऑनलाइन बाइंग होती है, ऑनलाइन मटेरियल परचेस होता है, मटेरियल एग्रीगेशन होता है. देर आर मोर एंड मोर मेथड्स नाउ जिससे हम पावर सेविंग या वाटर सेविंग कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी. अभी कोई बता रहा था मुझे कि आपको अप टू 40% सेविंग आप ले सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग दी लाइटिंग सिस्टम इन योर कार पार्किंग. आज की तारीख में एक एक बिल्डिंग के पीछे कार पार्किंग 2-2, 3-3 कार पार्क आप पकड़ो तो फ्लैट के साइज़ की इतनी एरिया कंस्ट्रक्शन में कार पार्किंग ही बन जाती है. तो इफ़ यू जस्ट सेव द ऑटोमेटेड लाइटिंग करते हो आप तो यू कैन सेव 40% ओवर देयर. ये तो एक बहुत छोटी बात है. प्रॉपटेक में जितनी हम आज की तारीख में डेवलपर्स होने के नाते पार्टिसिपेट करें, किस तरह से हम डायरेक्टली तो प्रॉपटेक में है नहीं बट हम सपोज़ हमारा पैसा वहाँ पे लगाए और जो कंपनीज प्रॉपटेक करती है उनके साथ बैठ के उनको मेंटोर करें और फिर वो कंपनी को थोड़ी बहुत सक्सेस मिले तो उनके टेक्नोलॉजी का यूज़ करें. तो हमारे पास जो 14,000 प्लस डेवलपर्स हैं ये सबको एक एडवांटेज मिलेगी, वो कंपनी को एडवांटेज मिलेगी और उसमें फिर लोग जो पैसा लगा रहे हैं उनको एडवांटेज मिलेगी. मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे पूरे देश में इसका एडवांटेज काफ़ी भारी हो जाएगा क्योंकि द एंटायर कंट्री स्टैंड्स टू बेनिफिट व्हेन यूनिकॉर्न्स आर बॉर्न. क्रेडाई नेटकॉन 2022 में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े तमाम मुद्दों पर एक्सपर्ट सेशन भी किए गए. तो इस बार क्रेडाई नेटकॉन में अगर हम देखें तो 3 अहम मुद्दे देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला मुद्दा यह है कि जो छोटे शहर हैं भारत के वहाँ पर प्रोजेक्ट को बनाने में दिक्कत आती है क्योंकि उनको आसानी से फंड नहीं मिल पाता. ऐसे में क्रेडाई ने HDFC के साथ टाई अप किया हुआ है कि छोटे शहरों में फंड आसानी से मिले. इसके लिए करीब $3 बिलियन का फंड एलोकेट किया गया है. अनाउंसमेंट है अभी, अब वो प्रोजेक्ट तक कैसे पहुंचेगा उसको आगे देखा जाएगा. दूसरा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस है. तो इस बार जो क्रेडाई का एक तरह से कहें थीम है वो थीम यह है कि 2030 तक कार्बन न्यूट्रल और 2050 तक पूरी तरह से कार्बन फ्री होने का लक्ष्य रखा है. हालांकि ये अभी बिल्कुल बुनियादी और शुरुआती सोच है, इसे आगे इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा. और तीसरी जो अहम बात हमने देखी कि कोविड टाइम में जिस तरह से प्रॉपर्टी कंपनियां या तमाम जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां, IT से जुड़ी कंपनियां, उनमें ग्रोथ हुई. तो इस बात को देखते हुए रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी इस ज़रूरत को समझ रही है कि लोग टेक्नोलॉजी एक तरह से टेक्नोलॉजी यूज़र बहुत ज़्यादा आसानी से हो गए हैं, आसानी से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है. तो अब प्रॉपर्टी कंपनियों को लेकर क्रेडाई का फोकस ज़्यादा है. अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि भारतीय रियल एस्टेट अब ज़्यादा टेकी हो जाएगा. तो नेटकॉन 2022 के इस स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रॉपर्टी प्लस में अगले हफ्ते हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ, किसी और विषय के साथ और रियल एस्टेट से जुड़े सारे अहम मुद्दों के साथ. तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. नमस्कार.